Good morning, students. Today I will start the third chapter of history, which is रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। ऑन 1265 द मुगल एम्परर appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting। लेकिन जो ऊपर चित्र दिया गया है, इसमें इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। द पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड द लैंड एंड ऑर्गेनिज्म इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी
आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ओवर द years, the company also learned that it had to move with some caution. समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। Being an allied power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। हाउ वाज दिस टू बी डन? यह काम कैसे हो? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people, and produce the crops it wanted. यह अध्याय हमें या इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी। The company had become the Diwan, but it still saw itself primarily as a trader. कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy the fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled,
उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य डबल्ड यानी दुगना हो चुका था। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गुड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। 1865 से कंपनी या 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low price. कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। Peasants were unable to pay the dues what were being demanded from them. किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। Artisanal production was in decline. कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। And agricultural cultivation showed signs of collapse. और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। Then in 1770 a trouble finance killed the 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की ज़रूरत। इफ द इकोनॉमी वाज in range, could the company be certain of its revenue income? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी?
Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है. हाउ वाज दिस टू बी डन आफ्टर 2 decades of debate on the question? यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली. The company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas, the talukdars were recognized as जमींदार. आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया. इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई. They were asked to collect rent from the peasant and pay revenue to the company. उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land, since the revenue demand of the state would not be increased. The zamindar would benefit from increased production from the land. अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा. उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे. द प्रॉब्लम, समस्या. द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी. कंपनी ऑफिशियल सून discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. कंपनी के अफसरों ने पाया कभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे.
The rate that had been fixed the revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. असल में कंपनी ने भी जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। Numerous zamindāris were sold off at auctions organized by the company. बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। By the first decade of the 19th century, the situation changed. 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। This meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. और इससे हुआ यह कि आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। Even then the zamindars did not have an interest in improving the land. लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर
उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। On the other hand, in the village, the cultivator found the system दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender. लगान चुकाने के लिए वह अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। And when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। थैंक यू।